ये पूरा, हाँ कोई दिक्कत। तो बेसिकली जो HTML5 है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, CSS3, और उसके बाद टेलविंड CSS। ये पूरा पूरा का पूरा बैच जो है वेबसाइट डिज़ाइन को डेडिकेट है, जिससे हम लोग वेबसाइट का डिज़ाइन करना सीखेंगे। कोई भी इंसान अगर प्रोग्रामर बनना चाहता है तो उसको पहले यही स्टेप से गुजरना चाहिए। अगर वो ये स्टेप से गुजरता है तो उसके 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि वो स्टूडेंट जो HTML और CSS करता है उसके दिमाग में ये बैठता है कि कुछ हम बना सकते हैं। दूसरा ये कि वो जो प्रोग्रामिंग को लेकर एक हालुसिनेशन महसूस करता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसको लगेगा कि अरे नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। तीसरा ये कि जब कोई जॉब लेने जाता है तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो जॉब में अवेलेबल है वो वेब डिज़ाइनिंग का ही है। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी बनाकर, बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट भी बना करके वो अपने आप को स्किलफुल साबित कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे HTML5 को, और HTML5 के बाद हम लोग CSS3 को, और फिर टेलविंड CSS को। तो इस स्टेप्स में हम लोग पहला चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो है HTML। क्या होता है HTML? आसान भाषा में समझो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है। H का हो गया हाइपर, T हो गया टेक्स्ट, M हो गया मार्कअप, और L हो गया लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या मतलब होता है इसका? देखो, इसका मतलब होता है, मार्कअप का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर, और हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पे क्लिक करके हम उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे वेबसाइट देख रहे हैं, ये वाला, ये नोवाफिक्स का एक वेबसाइट है। यहाँ पे देखोगे ऑल इलेक्ट्रिक सर्विसेज अंडर वन रूफ लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे तो, या लर्न पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ बदल रहा है, यानी हम दूसरी जगह चले जा रहे हैं। तो ये जो टेक्स्ट है, यानी ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है। ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, यानी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो यही जो नाम है, इसमें जो हाइपर टेक्स्ट है वो यही है। मार्कअप का मतलब है स्ट्रक्चर, ढांचा, और लैंग्वेज का मतलब भाषा। कंप्यूटर से जब भी हमको बातचीत करना होगा, जैसे मानो मेरे से कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना, एक दूसरे को अपना डेटा एक्सचेंज करना। अब बातचीत करने के लिए 2 आदमी की ज़रूरत होती है। इंसानों में ये बातचीत करने के लिए कम से कम 2 आदमी की ज़रूरत होती है। अगर अकेले बात कर रहे हो तो तुम पागल खाने पहुँच जाओ। तो ये मिस्टर ए हैं और ये मान लो मिस्टर बी हैं। तो मिस्टर ए मिस्टर बी से बातचीत कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन 5 चीज़ों से पूरा होता है। 5 वो कौन सी चीज़ें हैं, सुन लो ध्यान से। कम्युनिकेशन में एलिमेंट्स की बात करें तो वो 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सेंडर, यानी जो बात बताएगा, जैसे हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो हम सेंडर हो गए। और दूसरा होता है रिसीवर, ठीक है, वो जो बात सुनेगा। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो हम क्या हो गए? सेंडर। और कोई मैसेज पढ़ रहा है तो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ये 2 चीज़ तो चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा चाहिए मीडियम, यानी हिंदी में कहे तो माध्यम। अगर हम अपने नॉर्मली आदमी के पास बगल में बैठ के बात करें तो वो हवा माध्यम बन जाता है उसका। जब हम लोग बाइक पे बैठ के बात करेंगे तो अब बात नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा जो है वो पीछे चला जाता है, इसीलिए हम लोग का आवाज़ कान तक नहीं पहुँचता। लेकिन जब हम लोग व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो इंटरनेट माध्यम बन जाएगा। वीडियो कॉल पे बात करेंगे तो वो वीडियो कॉल का ऐप और वो इंटरनेट माध्यम बन जाएगा। तो मीडियम बहुत ज़रूरी है। बिना मीडियम के बातचीत, अगर इस रूम से हम हवा निकाल दें तो यहाँ बातचीत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग सेंडर है तो बातचीत, रिसीवर है तो बातचीत, मीडियम है। ये 3, इसमें से कोई एक चीज़ भी हटा दोगे तो बातचीत नहीं होगा। इसके बाद आता है प्रोटोकॉल। चलो उसके प्रोटोकॉल से पहले एक और चीज़ समझते हैं, मैसेज। अगर कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला है, अब माध्यम भी है, हवा भी है,
लेकिन कोई मैसेज नहीं है, तो बातचीत हो सकता है नहीं। यानी ये चौथा एलिमेंट भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसके अलावा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, ठीक है, भाषा। अब मान लो कि सेंडर का भाषा अलग है और रिसीवर का भाषा अलग है, मीडियम है, मैसेज है, प्रोटोकॉल यानी भाषा है, लेकिन दोनों का सेम नहीं है, तो क्या बातचीत हो सकता है? हम चाइना चले जाएं अंकित के साथ, वहाँ पे जाके चाय मांग ले, दे देगा? नहीं, क्योंकि वहाँ का भाषा हमको नहीं मालूम। यानी पता ये चला कि ये 5 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कोई आदमी आदमी से बात करे तो 5 चीज़, कंप्यूटर से बातचीत करना है तो क्या करेंगे? ये मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, हमको इससे बात करना है, हम सेंडर हैं, वो रिसीवर है, ठीक है। मीडियम भी है, कीबोर्ड से टाइप करके बात होगा, मैसेज भी है, क्या टाइप करेंगे। लेकिन अगर भाषा सेम नहीं है, कंप्यूटर का जो भाषा है और मेरा जो भाषा है दोनों अलग अलग है, हम हिंदी बोल रहे हैं और कंप्यूटर बाइनरी समझता है, तो दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि कंप्यूटर को बाइनरी में समझाओगे तभी समझेगा और हमको बाइनरी नहीं आता है, तो अब कैसे बातचीत हो सकता है? देखो ये 4 चीज़ पूरा हो गया, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं है। तो कंप्यूटर में जब बातचीत करते हैं तो हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल यानी कि लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग है ना, जब हम लोग कंप्यूटर में देखेंगे तो बाइनरी कोड समझता है, और ये बाइनरी कोड हम लोग कैसे समझेंगे? ये तो हम लोग के दिमाग से ऊपर है, यानी हम लोग बाइनरी कोड को नहीं समझ सकते हैं। ऐसा कोड देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ सकते हैं। बड़ी मेहनत और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके ही पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब है कि हम लोग बाइनरी को समझ डायरेक्ट नहीं सकते हैं, बहुत नॉलेज चाहिए तब बाइनरी समझेगा। लेकिन हर बात बाइनरी में बताना है, कंप्यूटर को जो समझाना है किस में समझाना है? एक चाइनीज़ आदमी से बात करने के लिए चाइनीज़ में बात करना पड़ेगा, एक जापानीज़ आदमी से बात करने के लिए जापानीज़ में बात करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर से बात करने के लिए बाइनरी में बात करना पड़ेगा। अब बाइनरी इंसान को नहीं आता, तो अब कोई उपाय लगाना पड़ेगा। जैसे हम चाइना चले गए अंकित के साथ, और अंकित को चाइनीज़ भी आता है और हिंदी भी आता है, तब उपाय लग गया। तब क्या हुआ, बीच में कोई आ गया जो ट्रांसलेट कर सकता है, मेरी भाषा को समझ के चाइनीज़ में बोल सकता है। तो हमको अपने कंप्यूटर से अगर बातचीत करना है तो हमको भी ज़रूरत पड़ेगा ऐसा कुछ जिसमें मेरा भाषा समझे और वो ऐसा कुछ जो उसका भाषा भी समझे। तो यानी हमको प्रोटोकॉल चाहिए, यानी हमको ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो बीच में मेरा लैंग्वेज भी समझे और कंप्यूटर का लैंग्वेज भी समझे। इसी लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके माध्यम से वो जब हम लोग लिखेंगे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन जब वो कंपाइल होगा, जब वो कोड रन करेगा तो वो किस में बन जाएगा? बाइनरी में बन जाएगा, तो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। तो ये माध्यम बन जाता है, बीच में आ जाता है और समझ में आता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कंपाइलर कैसे काम करता है। कंपाइलर कौन होता है इसको समझते हैं। देखो जो सोर्स कोड कहते हैं जिसको, वो बेसिकली कुछ नहीं होता है। जो लैंग्वेज में हम बात लिखते हैं, सी लैंग्वेज में, जावा में, पाइथन में, उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। वो क्या होता है? वो रीड होता है, स्कैन होता है, उसके बाद उसका सिस्टमेटिक एनालाइज होता है, फिर ट्रांसलेट होता है, जनरेट करता है कोड। अब वो कोड किस में होता है? मशीन कोड यानी कि बाइनरी में होता है। यानी ये पूरा समझो इस बात को कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कंपाइलर क्या करता है? उसको मशीन में बदल देता है। तो हम पाइथन में लिखेंगे, कंपाइलर क्या करेगा? उसको मशीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम जावा लिखेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? उसको मशीन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कोई भी चीज़ को पढ़ के समझ करके उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो अब ऐसा हो गया ना कि हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। लेकिन हमको एक परेशानी है, हमको तो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखना है, हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इसीलिए हर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये सीखना पड़ता है। जैसे वो सीख लेगा फिर वो कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है और अपने बातचीत करके कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकता है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग का कंपाइलर काम करता है। बहुत आसान भाषा में समझो।
सोर्स कोड जो हम कोड लिखते हैं उसको प्री प्रोसेस करके कंपाइलर के पास जाते हैं, कंपाइलर उसको प्री प्रोसेसिंग करके मशीन कोड में डाल देता है और मशीन कोड हार्डवेयर में डाल देता है। मशीन कोड चलता है हार्डवेयर में, आराम से पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हर जगह देखो सोर्स कोड, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, कंपाइलर से जाके जो मशीन कोड में करता है उसको असेंबलर बोलते हैं, ये आम भाषा में। असेंबलर जो है वो लिंकर है, वो जाके कंप्यूटर के हार्डवेयर पे चला देता है। आसान भाषा यही है, तुम आसान भाषा में समझ लो, आसान हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसी तरह से काम करता है। अब देखो इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट लिखा यानी प्रोग्रामिंग का कोड लिखा, वो कंपाइल हुआ और वो किस में बन गया, बाइनरी में बन गया, तो कंप्यूटर समझ गया। अब कंप्यूटर हमको बाइनरी में दिया और मेरा प्रोग्रामिंग क्या किया, उसको मेरे कोड में बदल दिया और इंग्लिश में हम समझ गए। तो हम कंप्यूटर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनबॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपाइलर लिखा हुआ है, यहाँ पे जेमिनी लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक मार्क लिखा है, ये सब मेरा भाषा है, लेकिन कंप्यूटर इसमें स्टोर नहीं किया हुआ है। कंप्यूटर के बीच में इसको चलाने वाला कोई और है, उसको हम लोग कंपाइलर या असेंबलर कहते हैं। ठीक बात है। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि 5 चीज़ चाहिए। तो 5 चीज़ में सेंडर है, हम हैं, रिसीवर कौन है, लैपटॉप है, मीडियम क्या है, कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है ना, मैसेज भी है, क्या लिखेंगे वो पता है हमको, लेकिन क्या नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसलिए लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है। इसलिए कंप्यूटर में काम कराने वाला को कोड आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आना चाहिए। तो चलिए, अगर हम अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसका ढांचा बनेगा HTML लैंग्वेज से, ये भी भाषा है, HTML लैंग्वेज से। डिज़ाइन करना चाहते हैं उसका तो किस भाषा से, CSS से। और डिज़ाइन को जल्दी करने के लिए उसका एक फ्रेमवर्क है, उसका नाम है टेलविंड, जल्दी कर सकते हैं। तो ये टेलविंड है। ठीक है, मानो कि हम एक तो दरवाज़ा बनाना चाहते हैं, तो दरवाज़ा बनाने में समय लगेगा, और रेडीमेड खरीद के ला के लगा दिया। तो अगर हमको चाय पीना है तो हम पहले गाय खरीद के लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, पैकेट का दूध खरीद के लेके आ जाएंगे। तो मेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया, जल्दी हो गया। CSS भी यही मामला है, CSS में सब कुछ लिखना पड़ता है, और टेलविन बोलता है रुको ना, तुमको बटन बनाना है, हम देते हैं, तुम जल्दी काम हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट जल्दी बन जाता है। जो प्रोजेक्ट 2 महीना में बनेगा वो 2 दिन में तैयार कर सकते हो। टेलविन का यही काम है। ठीक है, तो ढांचा देने का काम कौन करेगा। अब जैसे घर बनता है, उसमें कॉलम होता है, बीम होता है, उसके ऊपर स्लैब होता है, ये सब क्या ढांचा है उसका। अब उसके ऊपर प्लस्तर कर दिया, उसके ऊपर रंग डाल दिया, पुट्टी मार दिया, तो अभी सब क्या है, CSS है। दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाएगा सब कुछ, है ना। हम इंसान, मानव शरीर को देखो, अगर हम अपने इंसान की बात करें, HTML, एक मिनट, HTML CSS वर्सेस ह्यूमन बॉडी। इंसान का शरीर देखो, ये देखो, इंसान का शरीर लगभग कंकाल ही है, और क्या है ना, कंकाल है या नहीं है, कंकाल है। तो ये जो कंकाल है ये HTML है, और उसके ऊपर सुंदर सुंदर हम लोग का मांस है, उसके ऊपर है ना चमड़ा है, कलर है, इसका डिज़ाइन है, ये सब क्या है, CSS है। तो दोनों मिला के इंसान बन जाता है ना। ऐसे ही हम लोग वेबसाइट भी बनाते हैं, वेबसाइट का ढांचा बनाते हैं HTML से और डिज़ाइन करते हैं CSS से। समझ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने कंप्यूटर में HTML का इस्तेमाल करना चाहते हो तो क्या करेंगे। तो कंप्यूटर में HTML का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक HTML का चलाने के लिए ब्राउज़र चाहिए। क्या चाहिए, ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, वेब ब्राउज़र बोलते हैं उसको। ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज को चलाते हैं। वेब पेज मतलब इंटरनेट का पेज, वेब मतलब इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट का पेज को क्या बोलेंगे, वेब पेज। इसी पेज का बहुत सारा एक जगह जमा कर देंगे तो बोलेंगे वेबसाइट, है ना। तो ये जो भी खुला हुआ है क्या है, वेब पेज है। तो ये वेब पेज है, इसमें बहुत सारा पेज रहेगा तो क्या बन जाएगा, वेबसाइट बन जाएगा। तो तुम ये समझ सकते हो ये बात को कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज को खोल सकते हैं। जैसे क्रोम होता है, जैसे सफारी होता है, जैसे ब्रेव होता है, बहुत सारे, ओपेरा होता है, UC ब्राउज़र पहले आता था, ब्लॉक हो गया इंडिया में, वो होता है, ये ब्रेव है, देखो ये भी है। तो इस तरह का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो एक तो कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, तो हम अगर बात करें आपको HTML CSS सीखने के लिए, HTML को सीखने का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। वेब ब्राउज़र क्या होता है,
एक सॉफ्टवेयर लगभग सबके लैपटॉप में क्रोम तो होता ही होता है, तो वो एक ब्राउज़र हो गया। दूसरा क्या चाहिए, कोड लिखने का जगह चाहिए, उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। वो बहुत सारा हो सकता है, तुम इसको सब लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम बहुत पसंद करते हैं सब लाइन को, VS कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सब लाइन हो, VS कोड हो, ये सब क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अभी पढ़ना या लिखना, तो तुम सब लाइन भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बड़ी हल्का होता है और बहुत फास्ट काम करता है, VS कोड से भी ज़्यादा हल्का होता है। देखो ये सब लाइन है, तो सब लाइन का सॉफ्टवेयर भी तुम लोग लगा सकते हो, और VS कोड भी लगा सकते हो। तो जो तुम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो, दोनों ठीक ठाक काम करता है। डाउनलोड करो और काम करो। मेरे पास पहले से ही VS कोड है, एंटी ग्रेविटी है, बहुत सारे नाम होते हैं, सब है मेरे पास। तो आप अपना खुद का चयन कर लीजिए, आपको VS कोड में करना है तो VS कोड चूज कर लीजिए। अब अपना काम शुरू कैसे करेंगे, HTML का डिज़ाइन या ढांचा कैसे बनाएंगे, इस सब को समझने के लिए तुमको ये समझना है कि दोनों चीज़ अगर तुमने कंप्यूटर में तभी काम स्टार्ट करना, नहीं तो काम स्टार्ट नहीं करना। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो HTML का जो टैग होता है वो क्या होता है, HTML का जो कमांड होता है, HTML का जो कोड होता है, कमांड ऑफ HTML इज़ कॉल्ड टैग। HTML का जो कोड होता है उसे हम टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, टैग। कैसे कहेंगे, कैसे एग्जांपल देखो, कोई भी एंगुलर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इसको एंगुलर ब्रैकेट, एंगल बना हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। जो भी टैग का नाम होगा इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये जो टैग का नाम होगा ये कुछ भी हो सकता है, बस एंगुलर ब्रैकेट से घेरा हुआ रहेगा, ठीक है। और उसके थोड़ा देर के बाद कुछ लिखा रहेगा, और फिर बाद में वो टैग ऐसे बंद हो जाता है। कैसे बंद हुआ, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, स्लैश। तो ये स्लैश क्या बता रहा है, एंडिंग टैग है। ये क्या बताता है, एंडिंग टैग है, ठीक है। तो ये वाला टैग जो है स्टार्टिंग टैग कहलाता है, जिससे हम शुरू करते हैं, और ये वाला टैग जो है एंडिंग कहलाता है, स्टार्टिंग टैग। सॉरी, समझ में आया? दोनों में क्या अंतर बताओ? स्लैश लगाओ, तो जो स्लैश वाला होगा वो बाद में लगेगा, जो बिना स्लैश का होगा वो पहले लगेगा, और बीच में जो लिखते हैं उसे हम कंटेंट कहते हैं, ठीक है। जो ये जो हम डॉट 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 लिखा है इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट। अब सुनो, HTML एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट तीन चीज़ को मिलके बनता है, एलिमेंट स्टार्टिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस एंडिंग टैग। अगर तीनों को एक साथ बोलें तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। टैग क्या है, खाली ये है, लेकिन अगर टैग स्टार्टिंग का और एंडिंग का और बीच का कंटेंट तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो HTML एलिमेंट बन जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट क्या हुआ, तीन चीज़ का मिक्स हुआ, और टैग क्या हुआ, अकेले हुआ, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग अब बेसिक ढांचा समझते हैं, HTML बेसिक स्ट्रक्चर। देखो HTML का जो बेसिक ढांचा होता है एकदम सिंपल है। कोई भी HTML का काम स्टार्ट करोगे HTML टैग से स्टार्ट करोगे, और ख़त्म करोगे तो HTML टैग पे ख़त्म करोगे। समझ गए? यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, HTML टैग से, ख़त्म कहाँ होगा, HTML टैग पे, बाकी सारा काम बीच में। अब इंसान का जो शरीर है उसको देखो, उसमें ना ऊपर में यहाँ पर हेड है और बाकी गर्दन के नीचे बॉडी है। यहाँ भी HTML में भी यही होता है। पहला वाला सेक्शन को बोलते हैं हेड, इंसान का शरीर का हेड कहाँ ऊपर है, वैसे ही हेड। और जो दूसरा वाला जगह है उसको बोलते हैं बॉडी। ये देखो हम एंड कर रहे हैं, एंडिंग हो गया, और ये देखो बॉडी यहाँ लगा दिया, और यहाँ देखो ये बंद कर दिया। एक तो छोटा सा रूल समझो, जो पहले स्टार्ट होगा वो सबसे आखिरी में बंद होगा। फर्स्ट कम लास्ट आउट, है ना। जो HTML पहले शुरू हुआ था वो देखो सबसे आखिरी में बंद हुआ, है ना। अब जैसे छड़ का कोई गोदाम देखो, उसमें जितना छड़ रखोगे पहले वो सबसे आखिरी में निकलेगा। क्या ऐसा हुआ, क्या कि उसके नीचे चला गया, और जो सबसे पहले आया बाद में आया था वो सबसे पहले बिकेगा, होगा ना। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो हेड क्या अब आया, लास्ट में आया, और हेड पहले ही बंद हो गया।
फिर बॉडी आया, फिर बॉडी बंद हो गया, तब HTML बंद हुआ। अब देखो ये दो सेक्शन है, इंसान का शरीर देखो हेड और दूसरा सेक्शन बॉडी। अब देखो दोनों में बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। HTML का वो सारा चीज़ जो पब्लिक में छुपाना है, पब्लिक को नहीं दिखाना, वो कहाँ रखेंगे? हेड में रखेंगे। और जो पब्लिक को दिखाना वो कहाँ रखेंगे? बॉडी में रखेंगे। इंसान को देखो, इंसान क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सूंघ रहा है, क्या टेस्ट कर रहा है, किसी को नहीं पता। किसी को पता है? नहीं पता। ये सब कहाँ है? छुपा हुआ है। तो हेड का चीज़ इंसान का भी छुपा हुआ है और बॉडी का सब कुछ दिखता है। हम बोल देंगे हम पतला दुबला आदमी है, ऐसा चलेगा? बोलते रह जाएंगे, लोग नहीं मानेगा। इसका मतलब है हमसे ये वाला चीज़ नहीं छुपेगा, है ना। लेकिन हम बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो लोग को ये बात को यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं मालूम। हम बोले कि हमको बहुत तीता लग रहा है, तुमको कैसे मालूम? हम बोले कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको कैसे मालूम? ये सब क्या हुआ? छुपा हुआ। जो भी चीज़ छुपा के रखना है वो कहाँ रखेंगे? जो चीज़ है ना हम लोग है ना दिखाएंगे पब्लिक को, वो कहाँ रखेंगे? बॉडी में। ठीक है, क्लियर है? एक चीज़ खाली दिखाएंगे हेड में। देखो इंसान का जो चेहरा है वो छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता। तो इंसान का चेहरा ऐसे ही है जैसे HTML का टाइटल। तो टाइटल एक टैग है जिसमें हम लोग नाम लिखते हैं उस फाइल का। मान लो फेसबुक बना रहे हैं तो फेसबुक लिख देंगे। देखो कौन पहले बंद हुआ? हेड HTML खुला, हेड खुला, टाइटल खुला, पहले कौन बंद होगा? टाइटल। उसके बाद कौन बंद होगा? उसके बाद कौन बंद होगा? इसका मतलब जो पहले खुला था वो बाद में बंद हुआ, और जो बाद में खुला, ये रूल याद रखोगे, काम आएगा। ठीक है, तो बेसिक ढांचा समझ में आ गया? ऐसे काम करता है। इंसान का जो शरीर होता है ना, मानव शरीर जो होता है एकदम सेम ऐसे होता है। HTML वर्सेस ह्यूमन। देखो इंसान का शरीर और देखो हेड इंसान का, बॉडी, फुटर होता है नीचे के लिए, ठीक है, वो बॉडी के अंदर ही दिखाता है वो। तो ये पता ये चला कि इंसान का शरीर HTML जैसा है। अब देखो ये ध्यान से देखो, ये बिल्डिंग है, लेकिन ये क्या पूरा बिल्डिंग है? नहीं, इसमें क्या है? खाली HTML है, यानी खाली ढांचा है। असल मजबूती यही है, बाकी सब तो सिर्फ देखने भर का है। इसी तरह से इंसान का जो शरीर है वो क्या है? HTML है। स्केलेटन यानी कि कंकाल, कंकाल क्या है? HTML है, लेकिन उसके ऊपर डिज़ाइन कर दिए तो CSS। ठीक है, कोई भी वेबसाइट दुनिया में बनता है वो HTML और CSS से ही बनता है। दुनिया में 8-9 ट्रिलियन वेबसाइट है, सब का सब HTML से बना है। एक और लैंग्वेज सीखो और सब लैंग्वेज करना सीख जाओगे। चलिए अब सीखते हैं कैसे हम लोग VS कोड में काम करेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी एक फोल्डर समझ लो, जैसे ये फोल्डर है, ठीक है, तो हम एक नया फोल्डर बना देते हैं। नया फोल्डर बना देते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर। अभी फोल्डर का नाम रखा है HTML वर्क, न्यू बैच, कुछ और नाम रख लो। अब ये जो नाम रखा है इसको VS कोड में ओपन करना है, तो VS कोड खोल दिया, इसमें ऊपर में फाइल ऑप्शन आता है, ओपन फोल्डर आएगा, और यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि वो मेरा फाइल कहाँ है। यही है, हम इसको ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करेंगे, मेरा VS कोड में ये वेलकम वाला डब्बा हटा दो, ये वाला हटा दो, देखो एकदम साफ। यहाँ पे फोल्डर का नाम दिख रहा है। जैसे कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे, वहाँ पे प्लस का निशान दिखेगा, वो बता रहा है नया फाइल बनाने का। तो HTML जब भी करना है तो उसका फाइल बनाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखो index.html, नाम कुछ रखो, इंडेक्स की जगह तुम कुछ और नाम रखो, ठीक है, लेकिन लास्ट में .html लगा दो। इससे क्या होगा? उसका जाति पता चल जाएगा, कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये HTML फाइल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डॉट के बाद जो लगा उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक नोट यहाँ लिख देते हैं, HTML। जो वीडियो देखोगे ना तो उसमें लिख लेना सब, HTML फाइल एक्सटेंशन इज़ .html, और .htm भी लिख सकते हो, L छोड़ सकते हो। ठीक है, तो .htm और .html दोनों लिख सकते हो, दोनों फाइल का एक्सटेंशन है। देखो हम यहाँ पे HTM लिख के दिखाते हैं, नाम बदलते हैं, L हटा देते हैं, सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन HT खाली मत लिख देना, ठीक है। तो अच्छा क्या है? अच्छा है पूरा लिखना HTML। अब ये जैसे लिखा, फाइल बनाया, तो यहाँ पर जो है ना कर्सर ऐसे ऐसे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग पहला वाला कोड
HTML का टैग लगाएंगे और इसको बंद करना है ऐसे, देखो बंद कर दिया। इसमें 2 सेक्शन होगा, याद रखो 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। एक का नाम होगा हेड और दूसरे का नाम होगा बॉडी, ठीक है। तो एक हेड सेक्शन है और दूसरा बॉडी सेक्शन। हेड में एक ही चीज़ याद रखो अभी फ़िलहाल के लिए कि टाइटल नाम का टैग होगा और जो लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? साहिल, साहिल राज, ठीक है। और ये यहाँ पर टाइटल क्लोज। अब देखो ये टाइटल टैग यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे बंद हो गया। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो उसका एंडिंग कहाँ पे वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ हाईलाइट हो गया। और ये देखो एक लाइन खींच के बता रहा है कहाँ पे है। ये जब इस पर कर्सर रखो, देखो एक लाइन खींचा हुआ बता रहा है कौन कहाँ पे है। अच्छे से सजा के लिख बनाओगे तो बनेगा। अब इसको लाइव देखना है, आउटपुट देखना है कैसा आता है, तो इसके लिए ऊपर में यहाँ पे रन का ऑप्शन है और रन विदाउट डीबग का ऑप्शन है। क्लिक करेंगे और जैसे ये क्लिक करेंगे तो इनसे पूछेगा कौन सा ब्राउज़र पे चलाना है। तो ये मेरे पास क्रोम दिख रहा है यहाँ पे, हम इसे क्लिक करेंगे और ये क्रोम पे लॉन्च होगा। अगर कोई ऐसा दिक्कत आ रहा है लॉन्च होने में, अगर ऐसा मेरे जैसा कोई दिक्कत आ रहा है तो दोबारा ट्राई कर लेना, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक उपाय बताते हैं, सुनो। यहाँ पे कोने में एक्सटेंशन है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे एक लाइव सर्वर सर्च कर लेना, लाइव सर्वर। अब ये लाइव सर्वर जो है रिट्विक्स दे नाम का डेवलपर का बना हुआ है। इसमें इंस्टॉल बटन आएगा, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल आ रहा है वैसे ये इंस्टॉल बटन आएगा, इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ नीचे गो लाइव का एक बटन आ जाएगा, ये नीचे दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। और देखो क्या आ गया आउटपुट। मेरा बॉडी में तो कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर नाम लिखा था साहिल राज, वो आ गया। चलो हम ये सीखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसको चेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए बॉडी टैग में एक एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसको लगाना होता है बीजी कलर। और अगर आपको लाल कलर चाहिए तो रेड लिख दो, बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। ऐसा नहीं लाल रंग आ रहा है इसलिए लाल लिखा है, लाल रंग ही आएगा क्योंकि ये काम CSS का है। देखो, और हम यहाँ पे ब्लू लिख देंगे तो, अगर हम हरा लिख देंगे ग्रीन, पीला लिख देंगे येलो, अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो जो कलर का नाम लिखना चाहते हो लिख डालो, वो काम करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक और बैकग्राउंड कलर लग गया। लेकिन हमको अभी बैकग्राउंड कलर लगाना सीखना नहीं है, वो हम ऐसे तुमको दिखा दिया कि हाँ ये बॉडी एरिया है, ठीक है। अगर हम इसको कोशिश करें इसमें कुछ लिखने का यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हेडिंग। तो हम लोग HTML का हेडिंग सीखते हैं। ब्लैक एंड डार्क थीम वाले का नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो CSS लिखना पड़ता है। अगर उसका ये वेबसाइट जो है ना HTML से बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका वाइट ही आएगा। लेकिन अगर तुम डार्क थीम पे काम करना चाहते हो तो CSS वाला जब सीखेंगे तो उसमें डार्क थीम के लिए अलग से काम कर सकते हैं कि डार्क में ये कलर दिखा और लाइट में ये कलर दिखा, तो वो बात। हाँ हाँ, मेरा भी डार्क ही है। नहीं नहीं, वो क्रोम में थीम होता है, वो इंस्टॉल कर लेते हो तब ऐसा होता है। जैसे ये क्रोम है ना, इसमें यहाँ पे 3 बार डॉट पे जाओगे, यहाँ पे मोर सेटिंग्स में जाओगे, सॉरी मोर सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ अपीयरेंस करके ऑप्शन आएगा, आ गया। अब इसमें यहाँ पे ना लाइट थीम है, इसको क्या करेंगे डार्क थीम कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, वाइट ही आ रहा है, ठीक है। तो डार्क थीम करने से सारा वेबसाइट डार्क आ सकता है, लेकिन तो जो तुम बना रहे हो वाइट ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट कलर ही वाइट होता है, ठीक है। तो HTML का हेडिंग क्या से काम करता है। हेडिंग बनाने के लिए तुमको एक और टैग होता है H1, ठीक है। और ये H1 S6 तक जा सकता है, यानी सबसे बड़ा हेडिंग होगा H1, उससे छोटा होगा S2, उससे छोटा होगा S3 और सबसे छोटा होगा S6, ठीक है। तो इसको हेडिंग के 1 2 3 से बड़ा या छोटा डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोड में बॉडी में ये सब दिखाने का चीज़ है, पब्लिक को दिखाने का। तो बॉडी में H1 टैग लगाएंगे और परंपरा है हेलो वर्ल्ड लगा देते हैं। परंपरा पूरा किया, H1 का टैग को बंद कर दिया। तो किस में घेरा हेलो वर्ल्ड को, H1 टैग में घेरा, तो ये हेडिंग 1 हो गया।
जब इसका आउटपुट देखेंगे तो दिखेगा, आ गया। तो ये बेस्ट तुमको सामने दिख रहा है जो टेक्स्ट, वो मैंने हेडिंग से लिखा। अगर तुम H2 ट्राई करोगे, देखो ठीक है, और H3 ट्राई करते हैं, H4, H5, H6, ये सब हम देते हैं। यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा, 3, 4, 5, 6 से ज़्यादा नहीं होता। देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बस हो गया। यही समझो कि जो हेडिंग बड़ा लिखना है उसको H1 में डालना है, जो हेडिंग छोटा लिखना है उसको अलग अपने हिसाब से लिख दो। 6 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गया। तो ये यहाँ पे हेडिंग हम लोग करके देखा और समझ में आया कि अच्छा ये हेडिंग है, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या सीखा, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, यहाँ नोट्स है, क्या क्या सीखा यहाँ लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, HTML क्या काम करता है, HTML का टैग क्या होता है, HTML का टैग का एग्जाम्पल, फिर हम लोग सीखा HTML एलिमेंट क्या होता है, फिर सीखा HTML का बेसिक ढांचा कैसा होता है, और HTML का एक्सटेंशन किसे कहते हैं, HTML का हेडिंग कैसे बनाते हैं। ये सारा एग्जाम्पल आज देखा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।